कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बहुत बड़ा गले का फंदा बन जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते कि प्रॉपर्टी खरीदने के पहले बहुत सारे फैक्ट चेक पड़ते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट को देखना होता है, सारी गवर्नमेंट एजेंसीज से पता करना होता है चीज़ों को कि प्रॉपर्टी साफ़ है और ख़रीदने लायक है, इस पे कोई इनकम्प्रेंस है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या 7 स्टेप्स फॉलो कीजिए जिससे कि आप फ्यूचर प्रॉब्लम से बच सकें। कुछ है परसों की कि एक मेरे जानकार ने मुझसे पूछा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी में इंटर किया और पता चला कि उसी प्रॉपर्टी का सेल डीड दूसरे भाई ने किसी और के फेवर में किया हुआ है और इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिली, और जिससे कि उनका बरसों का कमाया हुआ पैसा फंस गया। एक पार्ट का उसने पोजीशन उनको मिल गया, लेकिन डिस्प्यूट ऐसा है कि जो उनके गले की हड्डी बन गई। तो जब भी इस तरीके के सेल डीड में कोई भी एग्रीमेंट टू सेल और या सेल परचेज में इंटर करें तो आप क्या 7 सावधानियां बरतें उसके बारे में हम देखते हैं। मैं दिलीप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल आउटलुक में, और ऐसे ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि लीगल अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहला चीज़ है कि प्रॉपर्टी का टाइटल डीड या ऑनरशिप का वेरिफिकेशन करना। क्योंकि सबसे पहले तो ये तय करना होता है कि जो बेच रहा है वो उसके पास मलकियत है या नहीं। तो इसको से चेक करने के लिए आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लीजिए, और अगर प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया हुआ है और उसके कई लीगल एयर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो लीगल एयर्स हैं उनके कंसेंट हों या वो विटनेस बने आपके एग्रीमेंट में, जिससे कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको सभी लीगल हेयर से रिटन कंसेंट लेने का प्रयास करना है, और अगर संभव हो तो लेना है। अगर कुछ और उसमें विटनेस बन जाए डॉक्यूमेंट में तो वो और भी बेहतर है। फिर किसी लॉयर के ज़रिए आप उस डॉक्यूमेंट का जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है और उसका चैन है, कई बार प्रॉपर्टी कई बार बिकी हुई होती है पिछले 12 साल 15 साल में, तो उस चेन ऑफ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लीजिए रजिस्ट्रार ऑफिस से, और उसका सर्टिफाइड कॉपी अगर निकल सकता है तो आप उसका सर्टिफाइड कॉपी भी सारे डॉक्यूमेंट का निकलवा लीजिए अपने एडवोकेट की मदद से। दूसरा चीज़ देखना होता है कि क्या इनकम्बरेंस है उस प्रॉपर्टी पे, कोई लोन है, कोई मॉर्टगेज है, या किसी तरीके से कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है। तो जिस एडवोकेट को आप इंगेज कीजिए उससे कहिए कि वो एक इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी उसका बना कर दे, तो वो टाइटल सर्च कर लेगा पिछले 30 साल 15 से 30 सालों का सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर, और इससे पता चल जाएगा कि अगर कोई लोन है तो क्लोज़र हुआ है, उसका एनओसी है या नहीं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक केस में क्या हुआ कि मेरे एक जानकार ने एक प्रॉपर्टी खरीदी। उस प्रॉपर्टी का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया गया वो फ़ोटो कॉपी था, बट और साथ में उसको लैमिनेट किया हुआ था, और ये जो ओरिजिनल था वो जमा करके लोन लिया हुआ था बैंक से, और लोन डिफ़ॉल्ट भी हो गया था। उसके साथ साथ सेलर ने ये कहा कि इसके डॉक्यूमेंट कुछ खो गए हैं, तो उसने पुलिस कंप्लेन कराया हुआ था, और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी करा दिया था। और ये बायर जो मेरे जानकार थे वो इस लेवल पे सोच नहीं पाए, और बाद में उन्हें पता चला कि वो प्रॉपर्टी बैंक के पास थी, बैंक ने उसको सीज भी कर लिया, और उनको हर एक चीज़ से हाथ धोना पड़ा। फिर लिटिगेशन में उस व्यक्ति से फ्रॉड का केस करके लड़ते रहे। कि आजकल ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ फ्लैट्स जो होते हैं वो बिल्डर देते हैं, जो तो उनका देखिए कि जिस प्रोजेक्ट में आप फ्लैट खरीद रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो रेरा रजिस्ट्रेशन उसका है या नहीं। रेरा की साइट पे जाइए और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कंफर्म कीजिए, और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए कि उसका कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, किस तरह के लिटिगेशन में फंसा हुआ है, क्या वो टाइमली पोजीशन दे पाता है या नहीं, या उसके पास जो प्रॉपर अप्रूवल है या नहीं। चौथा पॉइंट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में,
कि लैंड यूज़ और जो जोनल अप्रूवल है या नहीं। क्योंकि कई बार हम दिल्ली में भी देखते हैं कि जो कुछ एरियाज़ है जहाँ एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट करके और उस पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्रिएट कर दिया जाता है। बाद में दिक्कत आती है, कई बार कमर्शियल होता है, उसको एग्रीकल्चर उसको उस पर रेजिडेंशियल बना दिया जाता है, रेजिडेंशियल पे कमर्शियल बना दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें से बहुत परेशानी होती है। तो आप म्यूनिसिपल रिकॉर्ड मंगवाइए, जोनिंग सर्टिफिकेट मंगवाइए। पांचवा पॉइंट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आजकल जो भी बिल्डिंग बनती है उसका बिल्डिंग या प्लान का अप्रूवल होता है, उसके सर्टिफिकेट होते हैं। अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हैं या कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, जैसे दिल्ली में एमसीडी देती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं या प्रॉपर या नहीं। कल हो के मास्टर प्लान के को वायलेट कर रहा है, इसका पता चले आपको, या बिल्डिंग प्लान जो है वो सैंक्शन प्लान कुछ और था और बनाया हुआ कुछ और है, प्रॉपर्टी बुक हो जाती है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के द्वारा। एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जो छठा आस्पेक्ट है, कि प्रॉपर्टी टैक्स और यूटिलिटी ड्यूज़ क्लियरेंस। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का पे होना ज़रूरी है। बहुत सारे बिल्डिंग्स में, अब जैसे मैं नॉर्थ प्लेस की एक बात बताऊं, एक नॉर्थ प्लेस में एक ऑफिस बिक गया जिसमें तक प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया हुआ था। उसने सेल्फ असेसमेंट के ज़रिए जिस साल बेचना था उस साल का प्रॉपर्टी टैक्स का एक पे करके स्लिप ले लिया और उसको ही दिखा दिया। और सातवां जो पॉइंट मैं सोचता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि को ऑनर्स या सोसाइटी का है, सोसाइटी का एनओसी, या पीछे कोई लिटिगेशन चल रहा है या नहीं, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, जिससे कि कल होकर कुछ ऐसी बातों का पता ना चले कि सोसाइटी ने एनओसी नहीं दिया, सोसाइटी के ड्यूज़ हैं, या सोसाइटी में कोई डिस्प्यूट है, अगर सोसाइटी फ्लैट है तो, या को ऑनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट। कोशिश कीजिए कि जहाँ भी फ्लैट या प्लॉट या घर बेचने वाला, उसके नाम की रजिस्ट्री नहीं है, उसके फादर से आ रही है, अगर विल के ज़रिए आ रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मैंने किया था अभी, जिसमें दो भाई दो बहन थे। तो दो भाई ने अपने फादर से अपने फेवर में विल बनवा लिया, और फादर को जब ये लगा कि पता चला कि फ्रॉडली बनवा लिया, पता चला, तो उसने फिर एक दूसरा विल बना दिया और उसमें चारों बच्चों को इक्वली दे दिया। दो बहनें थी भी उसकी। तो भाइयों ने पहले वाले विल दिखाकर किसी को प्रॉपर्टी पूरी बेच दी, साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टी थी। अब जब बहनों को पता चला, तो फिर उस विल की बेसिस पर कोर्ट गए पार्टीशन के लिए। तो वो जो परचेजर था उसको भी वो भी पार्टी बना, और वो मुकदमा लंबे समय से चलता रहा। तो इस तरह की परेशानियां से बचने के लिए, जब भी पता चले कि प्रॉपर्टी किसी फादर के नाम है और बच्चे बेच रहे हैं, तो सारे लीगल एयर्स का रिटेन कंसेंट लीजिए, उनकी एफिडेविट लीजिए, या उनसे रिलिंक्विशमेंट डीड ले लीजिए जिसके फेवर। जब भी आप बयाना दे रहे हैं और बयाना के बाद फॉर्मल रिटेन एग्रीमेंट टू सेल साइन कर रहे हैं, उस जो 7-8 दिन का पीरियड होता है, उसको बहुत ही डिलीजेंटली यूज़ कीजिए पता करने के लिए कि प्रॉपर्टी की कंप्लीट हिस्ट्री क्या है, और टोकन अमाउंट। और जब भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें सारे डिटेल में लिख सकते हैं, उतना लिखिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो। इवन कि एक रिफ़ंड का कंडीशन भी लिखिए कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत पाया गया, कोई दिक्कत हुई, तो एग्रीमेंट को कैंसिल करने की लिबर्टी होगी आपके पास। और अब जो फाइनल थॉट है मैं आपको देना चाहता हूँ इसमें, कि अगर आप इन 7 लीगल जो स्टेप्स मैंने बताए, इनको चेक कर लेते हैं, तो फ्यूचर में 90% लिटिगेशन के चांसेस को आप कम कर देंगे। अगर आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने विचार हम तक ज़रूर लिखिए, अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।